नमस्कार दोस्तों, सिंपलिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग राजस्थान जुडिशरी के लिए उसके माइनर एक्ट्स जो थे उनको लाइन बाय लाइन देख रहे थे, जिसमें पहला हमने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के बारे में देखा। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो था वो हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट देखा, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन को हमने देख लिया। तो 3 एक्ट हमने देख लिया था। आज का हमारा चौथा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इस एक्ट का पूरा नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015। इस एक्ट का नाम क्या हो गया? इस एक्ट का नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 का ये एक्ट है। इसमें जब बात करें हम, टोटल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। कितने टोटल सेक्शन हैं? 112 सेक्शन हैं। तो जैसा कि हम बात करें, हम राजस्थान जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से इस एक्ट को देख रहे हैं, तो सिर्फ उतना ही बात करेंगे जितना राजस्थान जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से पूछा जाता है इससे, तो जिस तरह से इम्पोर्टेंट है राजस्थान जुडिशरी के लिए, उसी पर्सपेक्टिव में हम इसको आज देखेंगे। तो सिंपली आज हम देखते हैं इसके बारे में, क्या देख रहे हैं, क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको अकॉर्डिंग देखते हुए चलते हैं। तो इस एक्ट में क्या होता है? सिंपली जो बच्चे ऑफेंस किए हैं, एलिगेशन लगा है जिनके ऊपर, उन्हें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बोला जाता है। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो विधि के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, जो उल्लंघन कर रखे हैं, उनके बारे में। और दूसरा क्या बात करता है एक्ट? बच्चे, ऐसे बच्चों के बारे में जिन्हें देख रेख व संरक्षण की जरूरत होती है। सिंपली हम बात करते हैं, जब जो बच्चे ऑफेंस किए हैं या एलिगेशन जिन पर लगा हुआ है, उनके लिए चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के बारे में प्रोविज़न अगर है, तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और चिल्ड्रन कोर्ट है, उनके लिए चैप्टर 3 में प्रोविज़न इसके बारे में किया गया है। जबकि अगर हम बात करें कि जो बच्चे जिन्हें देख रेख व संरक्षण की ज़रूरत है, उनके बारे में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, चैप्टर 5 में इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। तो सिंपली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम 3 चीज़ों के बारे में देखते हैं। सिंपली जो बच्चे, एक हो जाता है कि जो बच्चे ऑफेंस किए हैं या जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है, और दूसरा हो जाता है कि जिन्हें देख रेख की ज़रूरत है, और तीसरा जिन्हें संरक्षण की ज़रूरत है। 3 चीज़ों के बारे में इस एक्ट का नाम भी देख सकते हैं हम लोग, किशोर न्याय के बारे में बात करता है। फिर बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015। तो ये एक्ट टोटली इतनी चीज़ों के बारे में बात करता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो इसके बारे में चैप्टर 1 बात करता है, क्या बात करता है? प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। क्या है प्रारंभिक के बारे में, क्या देखते हैं? तो सिंपली बात करता है, सेक्शन 1 पहले आता है चैप्टर 1 में, नाम विस्तार प्रारंभ। जैसा कि हमने नाम देख लिया है, किशोर न्याय अधिनियम, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 इसका नाम हो गया। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जैसा कि हमें पता है 31 अक्टूबर 2015 2015 नहीं, 2019 के दिन से यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जगह पर नहीं लागू होता था। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर को लागू हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब आया था तब से। तो ये हो जाता है। और ये बात करता है इसका प्रारंभ कब हुआ, इस अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ? 15 जनवरी 2016 के दिन इस एक्ट का प्रारंभ हो गया। 15 जनवरी 2016 के दिन। अब आते हैं इसका सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 परिभाषा खंड है, डेफिनेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें से कुछ डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको देखते हैं। तो पहला डेफिनेशन है परित्यक्त बालक के बारे में। परित्यक्त बालक कौन होगा? जिसे समिति के द्वारा घोषित किया जाता है, वो परित्यक्त बालक हो जाते हैं। दूसरा बात करता है डेफिनेशन 10 नंबर का, 2 में 2(1) में परित्यक्त बालक के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। 10 में बोर्ड के बारे में बताया गया है। बोर्ड से अभिप्रेत किशोर न्याय बोर्ड होगा। बोर्ड का मतलब किशोर न्याय बोर्ड होगा। 10 में हो गया। 12 में दिया गया है चाइल्ड के बारे में, जो 18 से कम वर्ष का चाइल्ड बच्चा हो, उसी को चाइल्ड बालक बोला जाएगा यहाँ पे। 13 में बात करता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, वही चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उन्हीं के बारे में बात करता है। जो बालक ऑफेंस के समय, अपराध के समय 18 साल से कम उम्र का हो, उसी को कहा जाएगा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ये हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 14 में दिया गया है देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता करने वाले बालक। जैसा कि इस एक्ट में हमने 3 चीज़ों की बात किया है, वे बच्चे जिन्होंने ऑफेंस किए या जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है, दूसरा जिनका देख रेख के लिए, फिर तीसरा संरक्षण के लिए। तो वही है, देख रेख व संरक्षण के लिए हो गया। तो अब 20 में बात करता है, सिंपली 20 में क्या बात करता है? तो 20 में बात करता है बालक न्यायालय के बारे में।
220 में परिभाषा दिया गया है बालक न्यायालय के बारे में। तो बालक न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है, जो न्यायालय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा बना हो, बालक अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 के द्वारा बना हो जो कोर्ट, या पॉक्सो में जो कोर्ट बना हो, या अगर दोनों ना हो तो सेशन कोर्ट इस बालक न्यायालय के अंतर्गत आएगा। 22 में समिति की चर्चा की गई है। समिति के अंतर्गत कौन आएगा, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आती है इसके अंतर्गत, बाल कल्याण समिति इसके अंतर्गत आती है। समिति के अंतर्गत 22 में समिति के बारे में दिया गया है। अब 33, 22 2 हो गया, अब सीधे 33 में पहुंचेंगे। 3 जघन्य अपराध के बारे में, जिसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता हो, वो जघन्य अपराध कहलाता है। न्यूनतम 7 वर्ष अर्थात 7 वर्ष से ज़्यादा का कारावास दिया जाता हो, उसमें 7 वर्ष से नीचे ना दिया जाता हो। 35 में किशोर के बारे में बात किया है, जुवेनाइल के बारे में बात किया गया है। जैसे बालक के बारे में 12 में बात किया गया है, उसी तरह से जुवेनाइल के बारे में, किशोर के बारे में 35 में बात किया है। 33 में 33 में था कि जघन्य अपराध के बारे में। 45 में है छोटे अपराध के बारे में। 3 वर्ष तक जो दंडनीय अपराध होते हैं वो छोटे अपराध होते हैं। 3 वर्ष तक मतलब 3 वर्ष से नीचे, 1 दिन से लेके 1 घंटे से लेके 3 वर्ष तक के जो अपराध होते हैं वो सिंपली छोटे अपराध कहलाते हैं। 45 में 245 में 54 में घोर अपराध के बारे में लिखा है। 33, 45 और 54, इसमें 54 में घोर अपराध के बारे में प्रोविज़न दिया गया कि घोर अपराध के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो घोर अपराध के अंतर्गत सिंपली अब जो बचा, छोटे अपराध में हमने 3 साल देख लिया, 3 साल से कम, जघन्य अपराध में 7 साल से ऊपर, तो 3 साल से 7 साल के बीच के जो दंडनीय अपराध होते हैं वो घोर अपराध कहलाते हैं। तो इस तरह हमने जघन्य अपराध को 233 में देख लिया, 233, 245 में हमने छोटे अपराध और 254 में हमने देख लिया घोर अपराध के बारे में। तो ये डेफिनेशन क्लॉज में हमारा इंपॉर्टेंट जितना हो जाता है। कौन कौन सा, पहले में परित्यक्त बालक, दूसरे 10वें में बोर्ड, 12वें में चाइल्ड के बारे में, 12 से 12, 12 से बालक हम कह सकते हैं 18 से कम हो। 13 में कैसे बालक हो, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक हो जो ऑफेंस करते समय 18 से कम हो। 14 में और कैसा बालक हो सकता है, जिसको देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, ऐसा बालक। अब उस बालक के बारे में 12 से बालक न्यायालय 12 से 20 में हो जाता है। अब जो कौन सा बालक न्यायालय के अंतर्गत आता है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में कोई कोर्ट बना हो, या पॉक्सो में कोई कोर्ट बना हो, या दोनों ना हो तो सेशन कोर्ट को बालक न्यायालय बोला जाएगा। 22 में समिति के बारे में दिया गया, चाइल्ड वेलफेयर समिति होगा। 33 में जघन्य अपराध जो 7 वर्ष से ऊपर के दंडनीय अपराध हो। किशोर के बारे में 35 में। 45 में छोटे अपराध के बारे में दिया गया जो 3 वर्ष से कम अपराध दंडनीय अपराध से 3 वर्ष से कम कारावास के दंडनीय अपराध से दंडनीय हो तो वो कहलाएंगे छोटे अपराध। और 54 में बात करता है घोर अपराध के बारे में, जो 3 से 7 साल के बीच के दंडनीय अपराध होते हैं वो छोटे अपराध कहलाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सिंपली। इसके बारे में हम बात करते हैं और आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद बात करता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या बात करता है, आइए देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा बात करता है, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 बात करता है बालकों की देख रेख व संरक्षण के साधारण सिद्धांत क्या होते हैं। इसमें लगभग 16 सिद्धांत की बात की गई। सेक्शन 3 में बालकों की देख रेख व संरक्षण के संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं। तो टोटल 16 सिद्धांत, या आरजीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कितने सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया गया है। तो 16 सिद्धांत दिए गए हैं। सेक्शन 3 में बात करता है 16 सिद्धांतों के बारे में हमारा चर्चा किया गया है। तो 16 सिद्धांतों में कुछ सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या हो जाता है कि निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत, कि यह उपधारणा किया जाएगा कि जो बालक है वह निर्दोष होगा। गरिमा और योग्यता का सिद्धांत है। भाग लेने का सिद्धांत है। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत हो जाता है। और कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है। सुरक्षा का सिद्धांत है। सकारात्मक उपाय है। इसी तरह से कई सारे समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, कि उसके साथ समानता रखा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का भी सिद्धांत दिया गया इसमें। और इसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भी सम्मिलित हो जाते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या दिया गया है। सेक्शन 3 हमारा हो गया। चैप्टर 2 के बारे में हमने देख लिया, इसके बारे में पूरा प्रोविज़न हमने देख लिया। अब आता है हमारा चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 कहाँ से स्टार्ट, किशोर न्याय बोर्ड के बारे में बात करता है। चैप्टर 3 किशोर न्याय के बारे में बात करता है। अब आगे इसमें हम देखते हैं क्या प्रोविजन है। इसमें सेक्शन 4 बात करता है। चैप्टर 3 के अंदर सेक्शन 4 से स्टार्टिंग होता है।
सेक्शन 4 बात करता है किशोर न्याय बोर्ड के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। तो पूछ सकता है कहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में प्रोविज़न दिया गया है, तो इसका प्रोविज़न सेक्शन 4 में दिया गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्य सरकार प्रत्येक जिले में चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए एक किशोर न्याय बोर्ड का गठन करेगी। इसमें सदस्य कौन होंगे, दूसरे क्लॉज में बताया गया है, एक महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जो महानगर मजिस्ट्रेट हो और जो जेएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, मुख्य चीफ वाला नहीं होना चाहिए। चीफ महानगर मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें जो भी महानगर मजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह चीफ नहीं होगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा। और बोर्ड की शक्ति इन्हें दी जाएगी, बोर्ड की शक्ति इन्हीं के पास होती है। इनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके बारे में प्रोविज़न करता है। और प्लस 2 ऐसे सोशल वर्कर होंगे इसमें जो 7 वर्ष का एक्सपीरियंस रखते हों, ऐसे सोशल वर्कर होंगे। एक महानगर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जो मुख्य नहीं होगा, और 2 सोशल वर्कर यानी 3 सदस्यों से मिलकर बनेगा, और ये 2 सोशल वर्कर में से एक महिला इनमें से होगी। यानी टोटल यहाँ पे 3 मेंबर हो जाते हैं, जिनमें से एक जो है मजिस्ट्रेट हो जाता है, महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो जाता है, जिसे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा बात करता है सोशल वर्कर जो होते हैं उनमें से एक महिला होगी और जिन्हें 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके बारे में बात करता है। तो ये हमारा किशोर न्याय बोर्ड के बारे में सेक्शन 4 में दिया गया है। अब इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 8, बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य व उत्तरदायित्व क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ 8 में दिया गया। इसका हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के समस्त कार्यवाहियों को निपटाने की शक्तियाँ, कृत्य एवं उत्तरदायित्व सब कुछ इसके ऊपर होगा, किशोर न्याय बोर्ड के ऊपर हो जाएगा। इसके बारे में बात करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में चैप्टर 4 आता है हमारा। चैप्टर 4 बात करता है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर होगा उनके बारे में। तो इसमें सेक्शन 10 बात करता है ऐसे बालक की गिरफ्तारी। अब जब ऐसा कोई अपराध होता है, ऐसा कोई घटना घटित होती है, तो गिरफ्तार करके विशेष किशोर पुलिस या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के अधीन रखा जाएगा। ये पूछ सकता है पेपर में, विशेष किशोर पुलिस या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के अधीन रखा जाएगा। 24 हावर में बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। पुलिस हवालात या जेल में इन्हें नहीं रखा जाता है। गिरफ्तार करने के बाद विशेष किशोर पुलिस या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के पास भी इसे अधीन रखा जाता है। यही बताता है सेक्शन 10 हमारा गिरफ्तारी के बाद। इसके बाद आता है धारा 12, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की जमानत के बारे में प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है, धारा 12 में दिया गया है। चाहे वह बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, जो बालक के द्वारा किया गया है, प्रतिभूत सहित या रहित छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट का मन करेगा तो सिक्योरिटी लेगा, मन करेगा तो सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी उसे छोड़ दिया जाएगा जमानत पर अगर उसे कोर्ट को लगता है कि जमानत पर न्याय विफल हो जाएगा या वह बालक खतरे में पड़ जाएगा या किसी ज्ञात अपराधी से जाकर मिलेगा, तो कोर्ट जमानत उसका नामंजूर कर सकता है, जमानत नहीं देगा। गिरफ्तारी में भार साधक जमानत अगर नहीं देता है, पुलिस के पास गया जो भार साधक है वो अगर जमानत नहीं देता है तो उस बालक को संरक्षण गृह में, और अगर बोर्ड ना देता है जमानत तो संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। जमानत के आदेश के जिस दिन जमानत का आदेश दिया जाता है उसके 7 दिन में अगर कोई शर्त दिया गया है, शर्त नहीं पूरा करता है तो पूरा करने के लिए बोर्ड के समक्ष उसे लाया जाएगा। 7 दिन के अंदर उसे बोर्ड के समक्ष लाएगा, 7 दिन के अंदर लाया जाएगा। तो ये धारा 12 हमारा जमानत के बारे में प्रोविज़न सब कुछ दिया गया उस बालक के बारे में। धारा 13 बात करता है माता पिता, संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना दिया जाएगा इस चीज़ का कि उस बच्चे को गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में। धारा 14 बात करता है हमारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड के द्वारा जाँच किया जाएगा। अब बोर्ड के द्वारा क्या जाँच किया जाएगा इसके बारे में धारा 14 में है। 4 माह में जांच किया जाएगा उसके बारे में कि उसने जो अपराध किया क्या वह सही है, क्या है, कैसे, सब कुछ के बारे में जांच कौन करेगा, तो यह बोर्ड के द्वारा जांच किया जाएगा। तो यह जांच जो है 4 महीने में करता है। 2 महीने का और टाइम बता सकता है, कार्ड वगैरह कुछ अगर ऐसा स्थिति आता है तो उसमें 2 महीने और बढ़ा सकते हैं, यानी 6 महीने मैक्सिमम जा सकते हैं। तथा धारा 17 व 18 में आदेश कर सकेगा। बोर्ड को इतनी शक्ति है कि वह 4 महीने में जांच करेगा और 2 महीना बढ़ा सकता है। उसके बाद 17 व 18 में, सेक्शन 17-18 आगे हम देखेंगे, उसमें जो ऑर्डर करना होगा वो ऑर्डर कर सकता है बोर्ड। इसमें तीसरा क्लॉज बात करता है कि जघन्य मामलों में प्रारंभिक निर्धारण 3 माह में करेगा। अभी धारा 15 हम आगे देखेंगे, प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है उसमें। तो प्रारंभिक निर्धारण जघन्य मामला अगर है, जो 7 वर्ष से ऊपर के दंडनीय अपराध हैं, वो ऐसे अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण 3 माह के अंदर कर लिया जाता है धारा 15 में। चौथा क्लॉज बात करता है 14 का,
कार्यवाही समय में पूरा ना हो तो समाप्त हो जाएगी। घोर या जघन्य में बढ़ा सकते हैं, घोर या जघन्य अपराध हो तो उसमें कार्यवाही का टाइम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी और छोटे अपराध हो जाते हैं तो उनमें अगर समय से कार्यवाही ना पूरी हो तो उसे समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा 15 इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा है। 15 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 15 क्या कहता है, बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण। ये अब डिसाइड करेगा बोर्ड कि किस तरह का मामला है और बोर्ड के द्वारा मामले का विचार करना चाहिए या बोर्ड लाइक चिल्ड्रन कोर्ट को भेज सकता है, इसके बारे में लिखेगा। 16 से 18 आयु वाले बालकों का कि उन्हें समझ है या नहीं के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा कोर्ट, कि उन्हें समझ है कि नहीं, जो कार्य उन्होंने किया है उसके बारे में उन्हें समझ है या वह जानते हैं कि जो किया है उसकी प्रकृति को समझते हैं कि नहीं, इसके बारे में ही निर्धारण करता है कौन, ये बोर्ड करता है। बोर्ड के द्वारा ही 16 से 18 वर्ष का अगर कोई बच्चा है, 16 वर्ष का हो चुका है या 16 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से कम है, तो उसे समझ है कि नहीं चीज़ों का, उसके बारे में ही प्रारंभिक निर्धारण किया जाता है बोर्ड के द्वारा। और विशेषज्ञ से सहायता भी लिया जाता है, इसमें विशेषज्ञ का सहायता ले सकता है। और इसके बाद वह 18(3) में आदेश दे सकता है। 18 क्लॉज 3 में जब हम आगे देखेंगे तो उसमें आदेश दे सकता है जब उसे लगेगा। 18(3) में यहीं पे बता देता हूँ क्या है कि जब उसे लगता है कि वयस्क है बच्चे को समझ है और उसका वयस्क की तरह विचार करना चाहिए, तो वह मामले को चिल्ड्रन कोर्ट के पास भेज देगा। चिल्ड्रन कोर्ट के पास में मामले को भेज देगा। क्या करेगा, 18(3) में चिल्ड्रन अगर लगता है कि वयस्क की तरह विचार करना चाहिए तो चिल्ड्रन कोर्ट के पास में भेज देगा। तो यही लिखा है कि स्वयं करता है विचार तो समन मामले की तरह विचार करेगा और इसका अपील 102 में अपील किया जाता है। मतलब सिंपली यही चीज़ है कि अगर वयस्क की तरह विचार नहीं करना है तो खुद विचार करेगा, और अगर वयस्क की तरह देखने प्रारंभिक निर्धारण करने में पता चलता है कि उसे समझ है सारी चीज़ों के बारे में, तो वह वयस्क की तरह उसका विचार किया जाएगा और उसके लिए वह बालक न्यायालय को भेज दिया जाएगा। तो ये बात करता है 18(3) में इसके लिए रहेगा कि बालक न्यायालय को भेजा जाएगा और यहाँ पे प्रारंभिक विचार करेगा और लगता है उसको कि प्रारंभिक निर्धारण करेगा और उसको लगता है कि मामला उसके द्वारा विचारणीय है तो विचार भी कर सकता है। इसका अपील 101 के क्लॉज 2 में किया जाता है। 17 में विधि का उल्लंघन ना करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। अब जांच करने के पश्चात पता चलता है सब कुछ कि बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया। 14 में मैंने बताया था, 17 व 18 में आदेश कर सकता है। 4 महीने में जांच और 2 महीना बढ़ा सकता था वहाँ पे। तो जांच करने के पश्चात पता चला कि बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर उसे संरक्षण की ज़रूरत है तो चाइल्ड वेलफेयर समिति के पास उसे निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। इसके बाद 18 में पाया गया कि उल्लंघन पाया गया तो तब जेल तब भी नहीं भेजा जाएगा, उसे समझाकर घर भेजेंगे, सोशल वर्क कराएंगे, उससे ETC के बारे में बात करता है, एक्सेट्रा आदि चीज़ों के बारे में बात करता है। तीसरा क्लॉज इसका कहता है कि यदि 15 में पाता है कि वयस्क की तरह विचार हो, यही है 18 का तीसरा, यही 18 का तीसरा के बारे में हम बात कर रहे थे कि 18 का तीसरा भी जो आदेश देगा। तो 18 के तीसरा में क्या है, 15 में यदि पाता है कि वयस्क की तरह विचार हो तो बालक न्यायालय को भेज देगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में आया हुआ है RJS में। 19 में बालक न्यायालय की शक्तियों के बारे में। 21 में कहता है आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध नहीं पारित किया जा सकता। मतलब ऐसा आदेश जो विधि का उल्लंघन अगर कोई बालक कर रहा है तो उसके द्वारा उसको अगर उल्लंघन कर रहा तो उसको ऐसा सज़ा नहीं दिया जा सकता, तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास जिसमें कभी ना छूटे, ऐसा कोई आजीवन कारावास उसे दिया जा रहा है जिसमें उसे कभी छोड़ा ही ना जाए जेल से। आजीवन कारावास और मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा उसे, अगर उल्लंघन करते हुए पाया भी गया तो मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जाएगी उसे, और आजीवन कारावास जिसमें वह कभी जेल से छूटे ना, ऐसी सज़ा उसे नहीं दी जाएगी। इसी के बारे में ये बात करता है कि आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 क्या बात करता है, बाल कल्याण समिति के बारे में। बाल कल्याण समिति के बारे में बात करता है चैप्टर 5, जिसमें 27 नंबर सेक्शन आता है हमारा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में कहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। तो बाल कल्याण समिति के बारे में धारा 27 में प्रोविज़न दिया गया है। तो धारा 27 इसमें बालकों के लिए केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। बाल कल्याण समिति की स्थापना के बारे में किया गया है। कौन करेगा, राज्य सरकार हर जिले में करेगी। एक चेयरपर्सन होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे जिसमें से एक एक्सपर्ट होगा।
3 साल के लिए इनकी नियुक्ति करता है डीएम के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो सिंपली हमने क्या क्या देखा कि हमने जब किशोर न्याय बोर्ड के बारे में देखा तो वहाँ पे सिर्फ 3 सदस्य थे, एक था मजिस्ट्रेट और दूसरा 2 लोग थे सोशल वर्कर। यहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे और एक एक्सपर्ट उसमें से होगा अन्य सदस्य में से। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, डीएम के द्वारा नियुक्ति होती है। ये हो गया हमारा। अब इसमें सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट देखना है राजस्थान जुडिशरी के सेंस में। धारा 47 में संप्रेक्षण गृह को परिभाषित किया गया है। ये टेम्पोरेरी केयर के लिए होता है, जांच लंबन के दौरान। जब बच्चे के लिए जांच लंबित होना तो उतने के दौरान के लिए ही, उस समय के लिए ही ये टेम्पोरेरी केयर के लिए ही, बच्चे का प्रोटेक्शन करने के लिए, केयर करने के लिए ही संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था की जाती है। 50 में बाल गृह के बारे में प्रोविज़न दिया गया है। बाल गृह में क्या होता है कि बालक के केयर और प्रोटेक्शन के लिए बाल गृह की स्थापना के बारे में 50 में दिया गया। फिर आता है चैप्टर 8, दत्तक ग्रहण के बारे में बात करता है, एडॉप्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 56 बात करता है इसके बारे में, दत्तक ग्रहण के बारे में। पहला क्लॉज बात करता है अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के बारे में प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। दत्तक ग्रहण के बारे में प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है? 56 में क्लॉज 1 में दिया गया है। सिंपली यहाँ पे बात करता है। दूसरा आता है हमारा रिलेटिव से रिलेटिव को अगर ट्रांसफ़र करना है तो दूसरे क्लॉज में दिया गया है, नातेदार से दूसरे नातेदार को। तीसरे में बात करता है हिंदू दत्तक व भरण पोषण एक्ट पर यह एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम जो है उस पर यह एक्ट लागू नहीं होता, सिंपली यही चीज़ बताता है। और इसके बाद चौथा क्लॉज कहता है अगर दूसरे देश में यहाँ से दत्तक किया जा रहा है तो भी यह एक्ट लागू होता है। मतलब विदेश में यहाँ से बच्चे को दत्तक किया जा रहा है, एडॉप्शन किया जा रहा है विदेश में, तो यहाँ के बच्चे को, तो ये एक्ट वहाँ पर भी लागू होता है। पांचवा कह रहा है अगर दूसरे देश में कर रहे हैं तो डीएम की अनुमति से, अन्यथा 80 में 2 से दंड दिया जाएगा। ये चीज़ कहता है सेक्शन 80 में दंड दिया जाएगा। अगर दूसरे देश में किया जा रहा है बच्चे का एडॉप्शन, यहाँ के बच्चे का, तो वहाँ पे डीएम का परमिशन चाहिए, अन्यथा आपको दंड दिया जाएगा धारा 80 में। इस प्रोविज़न को ना फॉलो करें तो डीएम का परमिशन नहीं लेते हैं तो। इसके बाद धारा 57 बात करता है दत्तक माता पिता की पात्रता, कौन एलिजिबल होगा दत्तक ग्रहण करने के लिए, कि किसी बच्चे को दत्तक लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए कौन फिजिकली फिट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए उसके पास, मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। दूसरा बात करता है पति पत्नी दोनों की सहमति होना चाहिए। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगल मेल जो है वो गर्ल चाइल्ड को नहीं अडॉप्ट कर सकता। गर्ल चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करना चाहता है सिंगल मेल, कोई एक मेल व्यक्ति है वो अगर एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो वह सिंगल है, वाइफ नहीं है उसकी, तो वह अडॉप्ट नहीं कर सकता है, यहाँ पे रोका गया। धारा 94 आयु के संबंध में उदाहरणा के बारे में आता है कि वह बच्चे को देखकर ही डिसाइड किया जाएगा, नहीं है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखा जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह को, ये हो जाता है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है 101 में अपीलों के बारे में चर्चा दिया गया है। समिति या बोर्ड का अपील कहाँ किया जाता है, जो समिति या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या फिर किशोर न्याय बोर्ड है उसका अपील कहाँ पे किया जाता है? बालक न्यायालय में किया जाता है 30 दिन में। अगर कारण हो तो उसके बाद भी कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर अपील किया जाता है। लेकिन इसमें पोषण, देख रेख व प्रवर्तकता की अपील अगर कहाँ करनी है तो डीएम को किया जाता है। इसके बारे में भी प्रोविज़न यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, जैसे दूसरे क्लॉज में 15 में निर्धारण के पश्चात आदेश, अगर 15 में कोई प्रारंभिक निर्धारण किया गया है, अगर बोर्ड का कोई आदेश आता है का अपील किया जाएगा सेशन कोर्ट में। वहाँ पर भी मैंने 101 दूसरे क्लॉज में बताया था कि उसका अपील करना है तो सेशन कोर्ट में अपील किया जाएगा। तीसरा क्लॉज बात करता है दोष मुक्ति में कोई अपील नहीं होती है, दोष मुक्त कर दिया गया है तो कोई अपील नहीं होती है, लेकिन अगर वह बालक 16 से 18 वर्ष के बीच का है तो अपील किया जा सकता है। चौथा क्लॉज कहता है कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई ऑर्डर किया है तो उसके ऑर्डर पर सेकंड अपील नहीं होती है। पांचवा क्लॉज कहता है बालक कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में की जाती है। चाइल्ड कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है तो उसकी अपील कहाँ पे की जाएगी? हाई कोर्ट में की जाएगी। छठा क्लॉज बात करता है दत्तक में डीएम ऑर्डर का अपील, अगर कोई डीएम है उसके द्वारा आदेश किया जाता है दत्तक में तो डिविजनल कलेक्टर को इसकी अपील की जाती है। इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो ये अपील से रिलेटेड प्रोविज़न हो जाता है। और 107 में ये आरजेएस में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऐड किया है। 107 में पूछा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कौन हो सकता है, तो सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का, मतलब इससे नीचे का ना हो। सहायक उप निरीक्षक इसको कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इससे नीचे के पद का कोई अधिकारी ना हो, वही बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बनने की योग्यता रखता है। तो यहाँ हमने आज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को देखा जो राजस्थान जुडिशरी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आता हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और हम उसको ज़रूर सुलझाएंगे आपके प्रश्नों को। और जल्द ही नए एक्ट के साथ हम मिलते हैं। सारे माइनर एक्ट राजस्थान जुडिशरी के लिए कवर किए जाएंगे और बने रहने के लिए आपको हमारे साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।